नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अभिषेक सर आपकी कोचिंग द चैलेंजर पॉइंट से आपके यूट्यूब चैनल द चैलेंजर गुरु से बात कर रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। साथ ही साथ विभिन्न भर्तियों से संबंधित जो भी बातें होती हैं उनके बारे में मैं आपको डिटेल से बताता रहता हूँ। ताज़ा विवाद 69,000 शिक्षक भर्ती का है, काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है। अब इस भर्ती में आगे की जो भी प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी आपकी, और जुलाई में ही कुछ डिसीजन हो पाएगा। 7 और 14 जुलाई को डेटें लगी हुई, इंपॉर्टेंट डेटें हैं उत्तर कुंजी विवाद और भर्ती को निरस्त होने को लेकर। तो सरकार की तो पूरी मंशा बनी हुई कि सरकार इस भर्ती को करा ले जाए, मगर अब देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट का क्या निर्णय आता है। अभी तक 2 निर्णय सरकार ने अपने फेवर में करा लिए हैं, अब आगे के निर्णय देखना होगा। और इसके साथ साथ हम लोगों की ज़बरदस्त तैयारी चल रही है, और वीडियो के माध्यम से मैं आपको लगातार नई नई चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ। किस सब्जेक्ट में क्या क्या नई चीज़ें चल रही हैं सबके बारे में डिटेल से बताया जा रहा है। जेल वार्डन, फायरमैन, सुपर टेट, सब लेखपाल, सब की प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कॉमन इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप सबको पढ़ा रहा हूँ। आइए चलते हैं, आज हम लोग हिस्ट्री के टॉपिक को उठाते हैं और लोधी वंश में आज आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और लोधी वंश पढ़ने से पहले हमने सैयद वंश और तुगलक वंश, इन सब के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल से आपको पढ़ाया था, ठीक है। और जिन्होंने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर वो लोग देख सकते हैं। खिलजी वंश, सब के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल से पढ़ाया था। तो जिन्होंने मेरा नहीं देखा है आपके जाके देख सकते हैं वीडियो, ठीक है। चलिए, आप आई बटन मैं आपको दे दूंगा, आई बटन पे भी जाकर आप लोग वीडियो देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले लोधी वंश। लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक था। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। वह 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल शाहगाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था, बहलोल शाहगाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर ये बैठे थे। और दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। दिल्ली पर अफगान शासक जो थे, सबसे पहला अफगान शासक वो बहलोल लोधी थे। बहलोल लोधी ने बहलोल के सिक्के का प्रचलन कराया था। इनके जो सिक्के चलाए गए थे वो बहलोल के सिक्के थे, ठीक है। आगे देखिए, अगला है, वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। अपने सरदार को वह मकसद ए अली कहकर पुकारता था। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसका पुत्र 17 जुलाई 1489 ईस्वी को सिकंदर शाह की उपाधि के साथ दिल्ली पर बैठा था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। आगरा शहर किसने बताया, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो सिकंदर लोधी ने बसाया था 1504 ईस्वी में। भूमि के मापन के लिए प्रामाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी ने किया था। सिकंदर लोधी ने गजे सिकंदरी का भी चलन किया था। अगला इंपॉर्टेंट है, गुरु लिखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी था। गुल रुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला जो सुल्तान था वो सिकंदर लोधी था। आगे सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत की आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद भी हुआ। इसने नगर कोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया गया था। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने और मुसलमान स्त्रियों को पीरों और संतों के मज़ार पर जाने से प्रतिबंध लगाया था। तो मुसलमानों को ताजिया निकालने और मुसलमान जो स्त्रियां थी पीरों और संतों के मज़ार पर जाने पर इसने पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। आगे देखिए, अगला इंपॉर्टेंट है हम लोगों के सामने, गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई।
ठीक है, 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। जिस दिन इसकी मृत्यु हुई, इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। इस युद्ध में वह मारा गया। ठीक है, बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब की शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। भारत पर बाबर ने जो आक्रमण स्टार्ट किया, उसका इनविटेशन जो है वो पंजाब के शासक दौलत खां लोदी ने दिया था और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है, मोट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी की वजीर द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अगला है, सल्तनत कालीन शासन व्यवस्थाएं क्या थी। देखिए, केंद्रीय प्रशासन का जो मुखिया था उसको सुल्तान कहा जाता था। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय में अमीर प्रभावहीन हो गए थे। अमीरों का महत्व चरम उत्कर्ष पर था लोदी वंश के शासन में। लोदी वंश के शासन में जो अमीर थे उनका काफ़ी महत्व हुआ करता था। सल्तनत कालीन में मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहा गया। मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बार ए खास। इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीर मालिकों एवं अन्य रईसों को बुलाता था। बार ए आजम सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग, ठीक है, और अधिकांश भाग पूरा करता था। आगे है, मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग क्या थे। वजीर प्रधानमंत्री होते थे। राजस्व विभाग का मुखिया होता था। मुशरिफ ए मुमालिक महालेखाकार प्रांतों और अन्य विभागों से प्राप्त आय और व्यय का लेखा जोखा रखता था। अगला देखिए, मजमू आदर जो थे, उधार लिए गए धन का हिसाब रखना था। खजीन जो होते थे वो कोषाध्यक्ष होते थे। आरिज ए मुमालिक दीवाने अर्थ अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। शद्र उस सुदूर धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख होता था। काजी उल कजा सुल्तान के बीच न्याय को सर्वोच्च अधिकारी। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी। वकील दर सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। दीवाने खैरात दान विभाग, ठीक है, और दीवाने बंदगान जो था वो भी दास विभाग था। दीवाने इस्तिकाक पेंशन विभाग। दीवाने मुस्तखराक वित्त विभाग जो था वो अलाउद्दीन खिलजी बनाने वाला था। दीवाने कोही कृषि विभाग को भी मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। दीवाने अर्ध सैन्य विभाग था बलबन ने बनाया था। दीवाने बंदगान को फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। दीवाने खैरात को फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। दीवाने इस्तिहाक को भी फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, किसको किसने बनवाया था, ये भी अक्सर आपसे एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासन नायब या वली या मुफ्ती द्वारा संचालित होता था और इक्ताओं को शिकों जिलों में विभाजित किया गया था, जहाँ का प्रमुख अधिकारी शिकदार होता था जो एक सैनिक अधिकारी था। तो आप देख रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको फटाफट पढ़ा दे रहा हूँ। आप लोग इनको देख लीजिए और अपनी तैयारी में कोई कमी न रखिए। इसके साथ साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है, तो आगे भी जिन विद्यार्थियों को हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक हमारी ये बात पहुँचे। चलिए आगे बढ़ते हैं, राजस्व कर के बारे में जानते हैं। राजस्व कर क्या था। राजस्व कर व्यवस्था की थी। उश्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। जकात मुसलमानों पर धार्मिक कर, संपत्ति का 40वां हिस्सा। जजिया गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर। नोट खम्स यह लूटे हुए धन खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था जिस पर सुल्तान का अधिकार था, तथा शेष 4/5 भाग पर उसके सैनिक अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा। ठीक है, सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई भी हिस्सा नहीं लिया। सिकंदर लोदी ने सिखों को परगनों में विभाजित किया गया और आमील परगने का मुख्य अधिकारी था।
मुसरिफ लगान को निश्चित करने वाला एक अधिकारी था। ठीक है, अगला देखिए, एक शहर या 100 गांवों के शासन की देख रेख अमीर ए सदा नामक अधिकारी करता था। अमीर ए सदा नामक अधिकारी जो था वो 100 गांवों की शासन की देख रेख करता था। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। सुल्तान की स्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया था। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलीक तथा अर्राद कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया था। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने की थी। सल्तनत कालीन में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब और रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। ठीक है, और सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे: कुरान, हदीस, इजमा और कयास। ठीक है, और देखिए, सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होते थे। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया है। तो मुक्ताई क्या थी? सल्तनत काल में लगान निर्धारण करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा जाता था। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें थी शॉर्ट में जो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखिए, जो जमीन की नाप जोख होती थी वो कैसे करते थे? 10 अश्वारोही, 1 शेर 1 खेल, 10 सर 1 खेल, 1 सिपह सलार, 10 सिपह सलार 1 अमीर के बराबर, 10 अमीर 1 मालिक, 10 मालिक 1 खान। ठीक है, इस हिसाब से व्यवस्था होती थी। और इधर देखिए, स्थान और प्रसिद्धि के कारण देखिए, सरस्वती क्यों प्रसिद्ध था? अच्छी किस्म के चावल के लिए। अनिवाड़ा व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में। सतगांव रेशमी रजाइयों के लिए। ठीक है, और आगरा किस लिए फेमस था? नील के उत्पादन के लिए। और बनारस सोने चांदी व जड़ी के काम के लिए। तो कौन स्थान किस लिए फेमस था ये भी आपको जानना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, अगला है भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाते थे। अलाउद्दीन ने दान की गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आपका जो है पूरा जो लोधी वंश था उसको मैंने जो आपका क्लियर कर दिया, और एक ही वीडियो में मैंने आपके पूरे लोधी वंश का क्लियर कर दिया। इसके बाद हम लोग विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य इन सब के बारे में धीरे से आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो जिन विद्यार्थियों को हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक हमारी ये बात पहुँचे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।